वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहित सिंह तोमर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस SIRT। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, है ना। आज हम इसको देखते हैं। तो आज इसमें क्या क्या देखेंगे। पहले PCA की नीड क्या है, हमें PCA होता क्या है और उसको करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटेशन प्रोसेस क्या है, इस पर हम पूरा फोकस करेंगे, है ना। तो पहले देखते हैं नीड ऑफ PCA, है ना। हमें ज़रूरत क्या है PCA की। तो हाई डायमेंशन डेटा इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टू प्रोसेस ड्यू टू inconsistencies in the features which increase the computation time and make data processing and EDA more convoluted। मतलब कि जब हमारे पास जो डेटा, जैसे हम मशीन लर्निंग स्टडी करते हैं, मशीन में हम लर्न करने के लिए जो उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो जब हमारे पास कम एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, तो उसको बताने में आसानी होती है, भैया जी ऐसा है, तो मशीन समझ लेती है। जब थोड़े ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, हमारे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बढ़ते जाते हैं, तो मशीन को समझने में दिक्कत जाती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि किस चीज़ों पे वो क्या प्रेडिक्ट करेगी, है ना। जैसे ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। जब वन डायमेंशन की बात करता हूँ मैं, है ना, मेरा एक सिक्का रखा हुआ है ना, सिंगल डायमेंशन पे। तो जो भी मैन है उसे मालूम है कि सिक्का कहाँ है, वो एक डायरेक्शन में मूव करेगा और सिक्के को ले लेगा। वहीं फिर मैंने उसको 2 डायमेंशन में दे दिया, है ना, तो सिक्का कहीं पॉइंट पर रखा हुआ है, तो ये इधर से स्टार्ट करेगा, फिर इधर मूव करेगा, फिर ऐसे करके फिर सिक्का पाएगा। तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, किसमें, 1 डायमेंशन है कंपैरिजन में 2 डायमेंशन, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। वहीं अब अगर मैंने 3 डायमेंशन यानी एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर फॉर्म रख लिया और सिक्के को यहाँ रख दिया, है ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी अब थोड़ी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई सिक्का फाइंड आउट करने में। अब आपको नहीं मालूम कि किस जगह मूव करना है, आप क्या करेंगे, हर डायमेंशन में मूव करेंगे और तब सिक्का आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब जो है, जितने ज़्यादा डायमेंशंस हमारे पास होंगे, जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे, मशीन को उतना ही समय लगेगा उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको ट्रेन करने में, है ना। तो हम क्या करें, हमें क्या जरूरत पड़ी, यहाँ पर जरूरत पड़ती है PCA की। PCA क्या करता है, ये जो नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं उनको रिड्यूस करता है ताकि मशीन चीज़ों को अच्छे से समझ सके, है ना। मतलब अगर मेरे डेटा सेट में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ज़्यादा हैं तो वो उन डेटा एट्रीब्यूट्स को रिड्यूस कर देगी जो इतने एसेंशियल नहीं है, जिनकी इतनी ज़रूरत नहीं है मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए। तो जो मेन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होंगे उन्हीं को लेके आएगी, है ना। तो ये पूरा कंसेप्ट है PCA के लिए। अब हम समझते हैं आगे। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है क्या। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज ए डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक, जैसे मैंने बताया, है ना, डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक्स that enables you to identify correlations and patterns in a data sets, जो कि हमें ये बताती है कि हमारे डेटा सेट्स के बीच में क्या रिलेशंस हैं एट्रीब्यूट्स के बीच में, है ना, और उनके बीच में क्या पैटर्न है, जिससे हम मशीन को ट्रेन कर सकें या डेटा को एनालाइज कर सकें या आइडेंटिफाई कर सकें कि उनमें बीच में इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, डेटा प्रॉपर है ना, so that it can be transformed into a data set of significantly lower dimensionals without loss of any information, है ना, ताकि हम कन्वर्ट कर सकें उस कंप्लीट डेटा को लोअर डायमेंशंस में, मतलब एट्रीब्यूट्स रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट लॉसिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस। जैसे ऊपर एक एग्जांपल दिया है, हमारे पास एक डेटा सेट है ना, जिसमें हमारे पास 6 एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। अब इन 6 एट्रीब्यूट्स में हम क्या क्या कार्य परफॉर्म कर रहे हैं PCA के अंदर। पहला तो इनकन्सिस्टेंसीज जितनी है उनको रिमूव कर रहे हैं, रिडंडेंट डेटा जितना है उसको रिमूव कर रहे हैं, और हाईली कोरिलेटेड फीचर्स जो है वो सारे आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
कि इनमें आपस में कितने कोरिलेटेड फीचर्स हैं। जैसे इधर देखें, इधर मुझे क्या एट्रीब्यूट दिया है, कंट्री दिया है ना, ऑर्डर डेट दिया है, ऑर्डर आईडी दिया है, यूनिट्स दिया है, ऑर्डर अमाउंट दिया है ना, और किसने भेजा किस कंट्री से वहाँ पे दिया। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ज़्यादा थे तो एक न्यू डेटा सेट स्पेस विद लेसर फीचर्स आर रिटेन मोस्ट इन्फो, तो मैंने एक नया डेटा सेट बनाया है, 1 डायमेंशन 3 डायमेंशन जो बोल सकते हैं, है ना। इसमें 3 ही एट्रीब्यूट रहे, एक ऑर्डर आईडी, एक यूनिट और एक अमाउंट, है ना। ये 3 फीचर्स मेरे लिए एसेंशियल है, क्योंकि ऑर्डर आईडी से मुझे उसका प्लेस, उसका नाम, उसका डेट, किस कंट्री में हुआ है, वो सब आइडेंटिफाई हो जाएगा। उस ऑर्डर आईडी से यूनिट्स कितनी हुई और उस पर अमाउंट क्या आ गया, है ना, ये सब मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो ये 3 एट्रीब्यूट्स मैंने एसेंशियल रखे, बाकी सबको मैंने हटा दिया, है ना। तो अब ये डेटा अगर मैं मशीन को देता हूँ, ऑर्डर आईडी, यूनिट्स और अमाउंट, तो वो उसको ट्रेन करने में मुझे आसानी होगी थोड़ी सी, है ना। अगला आता है हमारे पास स्टेप बाय स्टेप पीसीए, कि हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके पीसीए परफॉर्म कर सकते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस फाइंड आउट कर पाते हैं। तो पहला हमारा आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा, दूसरा कंप्यूटिंग द कोवेरियंस मैट्रिक्स, थर्ड कैलकुलेटिंग द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज, थर्ड कंप्यूटिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, एंड फिफ्थ रिड्यूसिंग द डायमेंशन ऑफ डेटा। तो 1 बाय 1 अब हम इनको एक समझेंगे कि इनमें करते क्या है, किस तरीके से हम एवेल्युएट करते हैं, किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। तो पहला आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन इज ऑल अबाउट स्केलिंग योर डेटा, है ना, इन सच ए वे दैट ऑल वेरिएबल्स एंड वैल्यूज लाइन ऑन द सिमिलर रेंज, है ना। क्या सारी वैल्यूज और सारे वेरिएबल्स हैं वो एक सिमिलर रेंज के अंदर मिल जाए हमको। तो नॉर्मली एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ऊपर से एक एग्जांपल दिया है रेटिंग्स और नंबर ऑफ डाउनलोड, कि जिसकी रेटिंग 5, जैसा मूवी देखते हो, जब मूवी डाउनलोड करते हैं सभी लोग, जिसकी रेटिंग अच्छी होती है ऑटोमेटिकली आप उसी को नंबर ऑफ डाउनलोड सबसे ज़्यादा होंगे। ये आपने देखा अगर रेटिंग जिसकी 10 है तो उसके नंबर ऑफ डाउनलोड्स भी ज़्यादा रहते हैं, जिसकी रेटिंग कम है उसके नंबर ऑफ डाउनलोड्स भी कम रहेंगे, है ना। तो आप ये बोल रहे हैं कि भैया नहीं ये डेटा सही है, ये मूवी अच्छी है, ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मशीन को तो हमें ट्रेंड करना है ना। तो हम क्या करें, जैसे इसमें दिया हुआ है रेटिंग फीचर्स बिटवीन 0 to 5 एंड नंबर ऑफ डाउनलोड्स बिटवीन 100 to 5000 दिया हुआ। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है, एक पर्टिकुलर कोई रेंज डिसाइड कर लेते हैं कि इस रेंज के बीच में जो भी वैल्यूज है उसकी क्या रेटिंग्स है, नंबर ऑफ डाउनलोड्स क्या है, क्या डेटा सेट है, वो हम स्टैंडर्ड सेट कर दिया, है ना। जैसे आपने इसमें देखें 0 से 11 से लेकर 5 तक की रेटिंग डिसाइड कर दी थी, उसके बीच में नंबर ऑफ डाउनलोड्स थे, है ना। तो जो भी रेंज आपने डिसाइड करी है उसके बीच में वो डेटा हमको अवेलेबल हो जाना चाहिए, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, z इक्वल्स टू वेरिएबल वैल्यू माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए अपन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगला आता है कंप्यूटिंग द कोवेरियंस मैट्रिक्स, है ना। कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होता है, कोवेरियंस मैट्रिक्स एक्सप्रेस द कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या कोरिलेशन है वो एक्सप्रेस करता है इन द डेटा सेट। इट इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई और heavily dependent on the variable because they contain biased and redundant information which reduces the overall performance of the model, है ना। कितना heavily dependent और they contain biased and redundant informations, तो हमें इसको रिड्यूस करना है,
कि वो वेरिएबल्स निकालने हैं, वो डेटा सेट निकालने हैं जो कि बायस्ड ना हो, है ना, इन्फॉर्मेशन हमारी बायस्ड ना हो। क्योंकि अगर हम ऐसा डेटा सेट देते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन बायस्ड है, जैसे उसमें हो रहा था मूवी के अंदर कि जिनकी रेटिंग अच्छी है वो तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड ज़्यादा होंगी, वो तो बायस्ड है। अब उन मूवीज़ का क्या जो कि मूवी रेटिंग्स कम है ना, तो हमें ऐसे डेटा एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है, ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है ना, जिनकी वजह से हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? COVAA, COVAB, COVBA, BB, है ना। नॉर्मली क्या है, जैसे मान लीजिए दो डेटा सेट है, एक A है एक B है, कुछ वैल्यूज रहे होंगे 2.03, है ना, और भी कुछ रहे होंगे यहाँ पे 1, 4, 2.5, 1.2, ऐसा कुछ वैल्यू डेटा सेट रहा होगा इसका, है ना, A और B का। तो कोवेरियंस, तो अब इसके अंदर हम किस तरह से डिनोट कर रहे हैं, है ना, हाउ को डिपेंडेंट टू वेरिएबल्स, कि इसके अंदर जो A और B है ये किस तरह से डिपेंडेंट है, नेगेटिव कोवेरियंस। जैसे मान के चलिए मैंने बोला A माइनस A, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है ना, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, है ना, A और B, ये A है और ये B है। अगर मैं A की बात करता हूँ तो A इज डायरेक्टली, सॉरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। और अगर कोई पॉजिटिव कोवेरियंस है, जैसे ये 3 पॉजिटिव वैल्यू हमारी, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कोवेरियंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, या फिर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अगर नेगेटिव वैल्यू है ना, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, है ना। ये कोवेरियंस का कंसेप्ट। इस तरह से हम मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे और क्या करेंगे, जितने भी बायस्ड और रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। थर्ड स्टेप है हमारी आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो अब हम आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज आर द मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट दैट मस्ट बी कंप्यूटेड फ्रॉम द कोवेरियंस मैट्रिक्स। अब आपने जो मैट्रिक्स बनाई थी कोवेरियंस मैट्रिक्स, उसी में से अपन आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द डेटा सेट, है ना। किस लिए? क्योंकि हमें प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द डेटा सेट फाइंड आउट करना है, वो एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करने हैं जिन पर सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन या लाइज कर रही है, जिनके बेसिस पे अपन पूरे उस डेटा सेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होता क्या है? तो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर द न्यू सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ इनिशियल वेरिएबल्स। जो कहाँ से मिलेगा? सेट ऑफ इनिशियल वेरिएबल्स से। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे जो मेरा एक्स रेंज पे है और जो मेरा वाई रेंज पे है ना, ये कुछ पॉइंट्स पड़े हुए हैं, है ना। तो एक प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हो सकता है मेरा देखने का नजरिया कि अगर मैं ऊपर से देखता हूँ इस डायमेंशन को तो क्या हो रहा है, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स इस पर्टिकुलर डायमेंशन के ऊपर लाइज कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं इसको बोल दूँ ये PC1 हो गया मेरा, है ना, PC1 हो गया। वहीं अगर मैं ये देखने का नज़रिया चेंज किया तो मैंने बोला एक डायमेंशन ये है कि ये सारे पॉइंट्स इस पर लाइज कर रहे हैं, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, PC2 भी हो सकता है। तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है डेटा सेट्स के अंदर वैल्यूज कितनी है और अपन किस तरीके से उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। दे कंप्रेस एंड पोजेस द मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट आर स्कैटर्ड अमंग द इनिशियल वेरिएबल्स, है ना। इस तरीके से हम कैलकुलेट। अब आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? आइगन वेक्टर आर दोज वेक्टर विच व्हेन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज परफॉर्म्ड ऑन देम
then their direction does not change. और आइगन वैल्यूज सिंपली denotes the scalar representation respective आइगन वेक्टर्स, है ना। ये देखिए जैसे मैं समझा रहा था अभी PC1 और PC2 के बारे में। कंप्यूटिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, once we have computed the eigenvector and eigenvalues, all we have to do in order them in the descending order, है ना। where the eigenvector has the highest eigenvalue is the most significant, मतलब वो PC सबसे हायर वैल्यू रहेगा जिसकी आइगन वैल्यूज, है ना, उस आइगन वेक्टर की सबसे आइगन वैल्यू सबसे हाई रहे, उसी को हम सबसे पहले अरेंज करेंगे, वो हमारा PC1 रहेगा। उसके बाद लेस आइगन वैल्यू वाला PC2 रहेगा, उसके बाद फिर लेस आइगन वैल्यू वाला PC3 रहेगा। थस फॉर्म द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, है ना। PC1 क्या होता है? PC1 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड स्टोर्स द मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन। वो सिग्निफिकेंट जिसके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रहेगी, वो एट्रीब्यूट्स जो कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। जैसे हमारे पास ऑर्डर आईडी थी, ऑर्डर आईडी हमारा PC1 बनेगा, क्यों? क्योंकि ऑर्डर आईडी में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर वो चाहे अमाउंट हो, चाहे वो यूनिट हो, वो चाहे डेट हो, चाहे वो लोकेशन हो, कुछ भी हो, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिल जाती है। और PC2 इज द सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट, PC स्टोर्स रिमेनिंग मैक्सिमम इन्फो एंड सो ऑन। ऐसे नंबर ऑफ पीसीस कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना। लेकिन PC1 और PC2 ये टोटली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स पे, कि जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो उतने उससे कम या उसके बराबर PC अपने पास हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, है ना, देखने का नजरिया हमारे पास। लास्ट आता है हमारे पास रिड्यूसिंग डेटा सेट, है ना, रिड्यूसिंग द डायमेंशन ऑफ ए डेटा सेट। द लास्ट स्टेप ऑफ परफॉर्मिंग PCA इज टू रीअरेंज द ओरिजिनल data into a final principal components which represent the maximum and the most significant information of the data set, है ना। अब हमें फाइनल प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करना है जिसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मेंटेन है। तो ये हमारा जैसा एग्जांपल था, है ना, मूवी आईडी, टाइटल, जेनेरिक्स, यूजर आईडी, मूवी आईडी, रेटिंग, टाइम स्टैम्प, है ना, ये सारे। तो इनमें हमने जब PC अप्लाई किया, PC अप्लाई करने के बाद हमें ये केवल 4 चीज़ें में मेन इसेंशियल, एक तो यूज़र आईडी, मूवी आईडी, रेटिंग और टाइम स्टैम्प। टाइटल और जेनेरिक की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको हम ट्रेन कर सकते हैं ना। तो कुछ इस तरीके से अपन डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं, ये 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए PC के अंदर, है ना। हम किसी भी डेटा सेट्स को एक सिग्निफिकेंट या इसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है, मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जो रिडंडेंट नहीं है ना, वही इन्फॉर्मेशन हम उसको प्रोवाइड करेंगे मशीन को, ताकि मशीन लर्न कर सके कि एग्जैक्टली में ये जो इन्फॉर्मेशन आई थी तो इस मशीन के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन या ये आउटपुट जनरेट करना है। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।